जय हिंद स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग समझते हैं गवर्नर के बारे में, राज्यपाल के बारे में, और समझते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस राज्यपाल के बारे में यानी गवर्नर के बारे में कौन से आर्टिकल्स में डिस्कस करता है, किस तरीके का प्रोविजंस है, इनके पास कौन कौन सी पावर्स हैं और क्या क्या इनके पास अधिकार हैं, कौन कौन से डिस्क्रिशनरी पावर है, इन सभी चीज़ को समझते हैं और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। गवर्नर को हम लोग पॉलिटी को यानी एम लक्ष्मीकांत को ध्यान में रखते हुए हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, सो पहले के लेक्चर हम लोग ऑलरेडी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को हम लोग फिनिश कर चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप वहाँ नहीं गए हैं, अगर उसे समझना चाहते हैं तो उस लेक्चर को जाइए और एंजॉय कीजिए। ठीक है, चलिए अब समझते हैं अपने इस टॉपिक को, गवर्नर साहब को थोड़ा समझते हैं और इनसे जुड़े कंट्रोवर्सी वगैरह ये भी थोड़ा सा हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, गवर्नर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर का ऑफिस बनाया गया है। जैसे हमारे सेंटर में पार्लियामेंट्री सिस्टम है एडॉप्ट किया, उसी तरह हमारे स्टेट भी पार्लियामेंट्री सिस्टम पे ही काम करता है। मतलब जिस तरह हमारे सेंटर में क्या होता है, प्रेसिडेंट का ऑफिस होता है, वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस होता है, प्राइम मिनिस्टर्स होता है, काउंसिल मिनिस्टर्स होता है ना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, उसी तरह हमारे स्टेट्स में भी गवर्नर होता है, चीफ मिनिस्टर्स होता है और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स। मतलब इन सभी जिस तरीके का गवर्निंग स्ट्रक्चर, जिस तरीके का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हमारे सेंटर में है, उसी तरीके का सेम पैटर्न है ना, उसी तरीके का सेम परिकल्पना हमारे स्टेट्स में भी किया गया है। तो जैसे वहाँ पे आपको मिलेगा सेंटर में क्या है, प्रेसिडेंट है, तो यहाँ उसी के मैनर में सेम स्टेट्स में गवर्नर मिलेगा। ठीक है, और सेंटर में आपको प्राइम मिनिस्टर मिलेगा, तो सेम मैनर में उतना ही पावर आपको स्टेट्स में मिलेगा। ठीक है, बस इनका ज्यूरिडिक्शन थोड़ा लिमिटेड हो जाता है, एरिया कम हो जाता है, बाकी ओवरऑल पावर्स हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो थोड़ा ज़्यादा होना ही चाहिए क्योंकि पूरा देश को मैनेज करते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो जिस तरीके का पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे सेंटर में है ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम जिस तरीके का हमारे सेंटर में एडॉप्ट किया है, उसी तरीके का हमारे स्टेट्स में भी सेम पैटर्न फॉलो होता है। ठीक है, अब कैसे होता है हम आपको समझाएं। जैसे अब गवर्नर को अगर समझना है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 6 है उसको समझ, जैसे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर समझना है आपको, तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 5 है अगर उसको बढ़िया से आप समझ लेते हैं तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग रख लो, मतलब अच्छे तरीके से आप समझ लोगे। लेकिन अगर पार्ट 6 आप अगर समझते हो तो आप स्टेट गवर्नमेंट के बारे में अच्छे से समझ लोगे, है ना। तो अगर आपको स्टेट गवर्नमेंट समझना है तो आपको पार्ट 6 पढ़ना पड़ेगा, और इस पार्ट 6 में जो आर्टिकल 153 से लेके आपका 167 तक है, वो बात करता है स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में, यानी जो स्टेट्स के लिए काम कौन करेगा, कौन स्टेट्स को मैनेज करता है। ठीक है, तो बात करता है आर्टिकल 153 से 167 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सभी बात करता है स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में। ठीक है, अब स्टेट एग्जीक्यूटिव क्या होता है इसे हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो जैसे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में जब पार्ट 5 में पढ़िएगा तो वहाँ भी आपको सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़िएगा आप। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर भी स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में आप पढ़ते हैं। तो इस स्टेट एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है, देखिए सिंपल है। जैसे हमारे जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव होता है यानी यूनियन एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हमारे प्रेसिडेंट साहब उस यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है। एक प्रेसिडेंट होते हैं, दूसरा प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तीसरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, चौथा वाइस प्रेसिडेंट होता है
और 5वां एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। पाँच व्यक्ति से मिलकर वहाँ यूनियन एग्जीक्यूटिव बनता है। लेकिन हम लोग स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो स्टेट में क्या होता है, यहाँ पे 4 व्यक्ति होता है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस, वाइस गवर्नर का ऑफिस हमारे स्टेट्स में नहीं होता है, क्योंकि ज़रूरत नहीं है। जैसे क्यों ज़रूरत नहीं है इसको समझिए। जैसे सेंटर में क्या होता है कि एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है, यानी 2 हाउस होता है। अब 2 हाउस को चलाने के लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर तो होना ही चाहिए 2, यानी जो उस सभा को हेड करे, है ना। तो जो हमारे जो स्पीकर होता है लोकसभा का, वो तो लोकसभा को हेड करता है, लेकिन राज्यसभा में जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो हेड करते हैं, यानी वाइस प्रेसिडेंट साहब ही हमारे राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो उनके लिए स्पेशल आप बोल सकते हैं कि राज्यसभा का सभापति के लिए वाइस प्रेसिडेंट का कंसेप्ट रखा गया, जो यूएस के अब सेनेट से, वहाँ से जो यूएस के सेनेट में जिस तरीके वाइस प्रेसिडेंट सेनेट के अध्यक्ष होते हैं, है ना, सभापति बनते हैं, उसी तरह प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। उसी तरह हमारे यहाँ इंडिया में भी सेंटर में, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उस पार्लियामेंट्री सिस्टम में 2 हाउस होता है, एक राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का ऑफिस होता है उसको हमारा हेड करते हैं वाइस प्रेसिडेंट साहब। लेकिन अब स्टेट्स में आते हैं, देखिए तो स्टेट्स में क्या होता है कि किसी जब स्टेट्स को लगता है कि मुझे लेजिस्लेटिव काउंसिल का ज़रूरत है, तब वो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाता है या फिर उसे भंग कर देता है। अगर मान लीजिए कि स्टेट्स के ऊपर ज़्यादा बर्डन है काम करने का, कि और लॉ बनाना चाहता है, मतलब स्टेट्स का बुरा हालत है, या स्टेट्स का लेजिस्लेटिव जो असेंबलीज है यानी विधानसभा अगर मैनेज नहीं कर पा रहा है, तो उस स्थिति में चाहता है स्टेट्स कि लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बना लूँ, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल रहेगा तो क्या होगा, उसको मैनेज करने में, उस चीज़ को यानी स्टेट्स को मैनेज करने में दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए अपने काम के हिसाब से, अपने कह सकते हैं कि वर्क के हिसाब से, बर्डन के हिसाब से स्टेट्स का मन होता है तो बनाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद, और नहीं मन करता है तो नहीं बनाता है विधान परिषद, ठीक है। तो कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन सेंटर में 2 हाउस होना कंपलसरी है कि एक राज्यसभा होना चाहिए और एक लोकसभा होना चाहिए। लेकिन स्टेट्स में ऐसा कोई कंपलसरी वाली प्रोविज़न नहीं है, स्टेट्स के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो हम क्या समझ रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जिस तरीके सेंटर में वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस होता है, उस तरीके से हमारे स्टेट्स में कोई वाइस गवर्नर का ऑफिस नहीं है, ठीक है। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट जटिल तो नहीं हो रहा है ना, पता चले कि हम ब्रॉड समझाने में आपको घुमा दूँ, है ना। सुनिए, छोड़िए यूनियन और स्टेट्स को छोड़िए, सिंपल समझिए क्या होता है। ओके, देखिए कि सेंटर में वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस होता है, ठीक है। स्टेट्स में वाइस गवर्नर का ऑफिस की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं रखा गया है, ठीक है, बात ख़त्म। अब हम लोग समझते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है। देखिए कि इस स्टेट एग्जीक्यूटिव का कौन कौन पर्सन पार्ट होता है। तो जैसे एक तो होते हैं हमारे गवर्नर साहब ही, है ना, एक तो होते हैं हमारे गवर्नर साहब ही, ठीक है। दूसरा हमारे सीएम साहब होते हैं जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। तीसरा आप बोल सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और 4 नंबर पे जो एडवोकेट जनरल होता है ऑफ स्टेट, है ना, तो वो होते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ठीक है। तो
इस स्टेट एग्जीक्यूटिव का ये 4 व्यक्ति, ये तो पर्सन नहीं है, ग्रुप ऑफ पीपल है, यानी 4 पर्सन मानिए या 4 ऑफिस क्या होता है, हमारे स्टेट एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई स्टेट एग्जीक्यूटिव पूछे कि स्टेट एग्जीक्यूटिव का कौन कौन पार्ट होता है तो बता दीजिए, गवर्नर होता है, सीएम, ये तो 2 याद ही रहेगा, और एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होना चाहिए कि सरकार एक ही सीएम से थोड़ी ना चलता है, उसके पास बहुत सारे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, है ना। तो बहुत सारे मिनिस्टर्स मिलकर और उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हमारे सीएम हेड करते हैं। ठीक है, तो इन सभी लोग मिलकर हमारा सरकार चलाता है। और एडवोकेट जनरल एक होते हैं, है ना, तो एक नया हो सकता है आपके लिए टर्म, तो एक एडवोकेट जनरल को थोड़ा ध्यान में रखिए। तो जो आर्टिकल 153 से लेकर 167 बात करता है वो स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करता है। ठीक है, अब इस स्टेट एग्जीक्यूटिव में हम लोग स्पेसिफिक गवर्नर साहब को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इन सभी को हम लोग जब गवर्नर का चैप्टर हम लोग का ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम लोग पढ़ेंगे इनको भी। ठीक है, तो हम लोग समझें कि जिस तरीके से सेंटर हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया है उसी तरीके का सेम पैटर्न हमारे सेंटर भी, हमारा स्टेट भी फॉलो करता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं एक और चीज़। समझिए, मान लीजिए अब हम लोग समझते हैं पहले कि जो गवर्नर साहब होते हैं ना, वो क्या होते हैं कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट के तौर पे काम करता है। ठीक है, जैसे जो गवर्नर साहब होते हैं उसको हमारा प्रेसिडेंट, जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या अपॉइंट करते हैं, यानी प्रेसिडेंट के इच्छा के ऊपर, प्रेसिडेंट के प्लेजर के ऊपर इनका अपॉइंटमेंट होता है। अगर प्रेसिडेंट को लगे कि सही तरीके से बंदा काम नहीं कर रहा है, सही तरीके से मैनेज नहीं कर रहा है स्टेट्स में जाकर, या स्टेट्स को सेंटर के हिसाब से नहीं चलाने की कोशिश कर रहा है, या अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहा है, ठीक है, या सेंटर से ज़्यादा अपना मतलब समझो ना ज़्यादा दिमाग लगा रहा है ना, तो ज़्यादा जब एक आदमी दिमाग लगाएगा तो ये क्या बाहर से ऑफिस से भगा दिया जाएगा इनको, तो ऑफिस इनको हटा सकते हैं जब भी मन करे, तब हमारे प्रेसिडेंट भगा देंगे। ठीक है, यानी 5 साल कम से कम ये ऑफिस में रहते हैं, 5 साल। कोई फिक्स टर्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं गया है कि इनको 5 साल रखेगा, 4 साल कितना रहेगा, हाँ, लेकिन जनरली 5 साल इनको रखा जाता है। लेकिन अगर प्लेजर प्रेसिडेंट के ऊपर निर्भर करता है इनका टर्म। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट को लगे, प्लेजर प्रेसिडेंट का मतलब क्या हो कि प्रेसिडेंट को लगे कि ये बंदा सही से काम नहीं कर रहा है तो इनको हटा दिया जाएगा। ठीक है, सिंपल सा मतलब यही है। अगर प्रेसिडेंट का प्लेजर मतलब जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, काउंसिल मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स, इन लोगों को लगे कि गवर्नर साहब कुछ तिगरमबाजी कर रहे हैं, है ना, सेंटर को अच्छे से स्टेट्स के वहाँ के जो भी किस तरीके से काम चल रहा है उसको सही से इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, और सेंटर से लग रहा है कि अब कटाक्ष हो जाएगा, अलग होने की कोशिश करेगा, तो इन सभी तरीक़ों में हमारे प्रेसिडेंट साहब कहेंगे कि भाई अब बहुत ज़्यादा दिन हो गया, तुम बहुत राज कर लिया, चल अब दूसरा व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो गवर्नर साहब अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, तो अब क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऑफिस बनाया गया है, यानी एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, ऐसा नहीं है कि गवर्नर प्रेसिडेंट जब चाहे तब इनको अपॉइंट करे या ना मन करे तो ना अपॉइंट करे, नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है तो इनको अपॉइंट करना ही पड़ेगा, है ना, या तो आप 5 साल में 2 बदल दीजिए, 3 बदल दीजिए, 4 बदल दीजिए, लेकिन आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। यानी एक गवर्नर को अपॉइंट होने और दूसरे गवर्नर को अपॉइंट होने के बीच में, मतलब एक गवर्नर जब रिज़ाइन करे और जब दूसरा गवर्नर अपॉइंट करे, इसके बीच में बहुत ज़्यादा समय गैप नहीं होना चाहिए, यानी इंटरगम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यानी आपको अपॉइंट गवर्नर करना ही पड़ेगा,
ये कंपलसरी है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, ठीक है। तो एक तो ये हुआ। दूसरा कि जो गवर्नर हमारा होता है ना, ये होता है एक चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, यानी ये चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, यानी इन जितना भी एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है इसको हेड करते हैं, तो इनको बोला जाता है चीफ एग्जीक्यूटिव, है ना, एग्जीक्यूटिव हेड। मतलब जितना भी काम किया जाता है हमारे स्टेट्स में, यानी हमारे काउंसिल मिनिस्टर्स और स्टेट्स के जो गवर्नमेंट होगा, यानी गवर्नमेंट होगा, वो जितना भी काम करेगा, वो कोई कानून बनाए या उस कानून को कहीं इम्प्लीमेंट करे या कोई भी योजना बनाए या जो भी काम करेगा, वो सारा काम इन्हीं के नाम पे होगा, गवर्नर साहब के ही नाम पे होगा, है ना। यानी जितना भी एक्शन लिया जाएगा वो सब कुछ इन्हीं के नाम पे लिया जाएगा। तो हमारे गवर्नर साहब को चीफ एग्जीक्यूटिव हेड बोला जाता है। अब बोल सकते हैं कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव की तरह काम करते हैं। और एक और अच्छा सा वर्ड है टाइटुलर और कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब नाम के है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में बना दिया गया है अब, ताकि गवर्नर का ऑफिस बनाया इसलिए गया है ताकि स्टेट्स के ऊपर कंट्रोल रखा जा सके। पता चले कि स्टेट्स अब कुछ और ही कर रहा है अपना, अब इतना बड़ा भारत है ना, इंडिया इतना बड़ा है, इतनी डाइवर्सिटी है, अगर गवर्नर वहाँ पे ना हो तो स्टेट्स गवर्नमेंट तो इलेक्ट होकर आता है। अब इलेक्ट होकर आएगा तो बोलेगा कि भाई मेरे को यहाँ के जनता इलेक्ट किया है, तो यहाँ के जो लोग बोलेगा वो मैं करूँगा, है ना। यानी जो कॉमन लोग हैं उस एरिया का, उस रीजन का, उसके सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट करता है हमारा गवर्नमेंट। लेकिन अगर इस तरीके से सब स्टेट्स करना लगे, अपने मनमानी कम करना लगे, तो क्या हो जाएगा, इंडिया टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए, है ना, नेशन के सेंटिमेंट खराब हो जाएंगे और आप बोल सकते हैं कि नेशन का यूनिटी और इंटीग्रिटी खतरे में आ जाएगा, है ना। तो गवर्नर साहब का ऑफिस इसलिए बनाया गया ताकि स्टेट्स के ऊपर कंट्रोल रखा जा सके, इनडायरेक्ट कंट्रोल हो। अगर स्टेट्स गवर्नमेंट कुछ ऐसा काम कर रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे से बाहर जाकर काम कर रहा है, जो वहाँ के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को ख़राब कर रहा है ना, जो देश हित में नहीं है, तो इन सभी सिचुएशंस में हमारे गवर्नर साहब बोलेंगे सेंटर को, क्योंकि ये तो सेंटर का नुमाइंदे हैं, क्योंकि इनके हटाने और बैठाने का किसके हाथ में पावर है, हमारे प्रेसिडेंट साहब के हाथ में है। तो अगर कुछ भी करेंगे हमारा स्टेट्स के गवर्नमेंट, तो क्या गवर्नर साहब सेंटर को इन्फॉर्म करेगा कि भैया सब कुछ यहाँ ठीक नहीं चल रहा है ना, कुछ कीजिए। तो ज़्यादा कुछ अनपटा करेंगे हमारे स्टेट्स की गवर्नमेंट, तो क्या करेंगे, प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे, है ना। जब प्रेसिडेंट रूल लगता है तो फिर उस स्टेट्स का जितना भी लेजिस्लेटिव पावर होता है, एग्जीक्यूटिव पावर होता है, वो सब हमारे सेंटर के पास आ जाता है, ठीक है। तो इससे क्या कंट्रोल बनता है, स्टेट्स के ऊपर कंट्रोल बनता है, ठीक है। इसीलिए गवर्नर का ऑफिस क्रिएट किया गया है, ठीक है। चलिए समझे, आई होप आप समझ रहे होंगे कि गवर्नर का ऑफिस बनाना कितना ज़रूरी था, नहीं तो आज हमारे स्टेट्स कुछ भी करता है ना। तो हमारे गवर्नर साहब जो है तो होते हैं अब एजेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट के तौर पे काम करते हैं। अब जैसे एक और एग्जांपल लीजिए कैसे कंट्रोल बनता है। मान लीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट कोई ऐसा लॉ पास करता है ना, कोई ऐसा कानून बनाता है जो देश हित में नहीं हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न को ही बाईपास कर रहा हो, है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न को ध्यान में नहीं रख कर बनाया गया हो, या कोई ऐसा कानून बना रहा है जिससे देश को तोड़ने वाला हो, है ना, लोगों के देश के लोगों को रिप्रेजेंट अच्छे उसके सेंटीमेंट को ध्यान में नहीं रख के बनाया गया हो। तो इन सभी चीज़ों को
क्या होता है कि जब ऐसा कोई कानून हमारा जब स्टेट गवर्नमेंट बनाता है ना, तो क्या होता है कि अब कानून बनाने के लिए तो उसको गवर्नर साहब का एसेंट चाहिए। कानून कैसे बनता है, अगर किसी स्टेट्स में 2 हाउस है, एक काउंसिल और दूसरा असेंबली, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो फिर दोनों हाउस से पास करेगा उस बिल को और फिर गवर्नर साहब को भेजेंगे एसेंट के लिए। जब तक गवर्नर साहब एसेंट नहीं करेंगे, जब तक गवर्नर साहब उस पर सिग्नेचर नहीं करेंगे, उसको अपना क्या बोलता है, जब तक अपना सहमति नहीं देंगे गवर्नर साहब, तब तक बिल एक्ट बनेगा ही नहीं, है ना। तो अगर गवर्नर साहब को लगेगा कि कुछ ऐसा स्टेट्स गवर्नमेंट खुरपाती काम कर रहा है जो सेंट्रल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे से बाहर है, तो उस स्थिति में क्या करेगा हमारा गवर्नर, उस बिल को रख लेगा किसके लिए, प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन के लिए, है ना। आर्टिकल 200 में हमारे गवर्नर साहब के पास पावर होता है कि वो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रख लेगा बिल। अगर जो सही बिल नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को सही तरीके से उसके दायरे से, लिमिट से बाहर जाकर कोई अगर काम कर रहा है स्टेट, तो अब जब गवर्नर साहब प्रेसिडेंट के लिए जब कंसिडरेशन के लिए बिल रख लेता है, तो वो बात चल जाएगा प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट के ऊपर है कि क्या करेंगे, है ना। तो इस तरीके से गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर क्या होता है, कंट्रोल बना के रखता है ना। उसको देखता रहता है कि भाई देख रहे हैं ऊपर से, ठीक ठाक से काम धंधा किया करो, है ना। चलिए, तो समझे हम लोग। अब एक और चीज़ समझिए कि जनरली क्या होता है कि हर स्टेट्स के लिए एक गवर्नर होता है ना। जनरली तो यही देखे होइएगा कि आप जितने भी हमारे इंडिया में स्टेट्स हैं, तो हर स्टेट्स के लिए एक एक गवर्नर होता है। लेकिन 1956 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया हमारे उस समय के गवर्नमेंट, नेहरू जी, और उन्होंने 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू प्रोविजंस बनाया कि एक पर्सन एक से ज़्यादा स्टेट्स का भी गवर्नर बन सकता है। यानी अगर मैं चाहूँ तो अपना बिहार का भी और यूपी का भी, बिहार का नहीं बन पाऊँगा, ठीक है, ये मैं बताता हूँ कि मैं बिहार के क्यों नहीं बन पाऊँगा। होम स्टेट्स का एक कन्वेंशन है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो एक मान लीजिए कि यूपी का बन गए, दूसरा मध्य प्रदेश का बन गए, तीसरा मन किया तो मेरे मन के नहीं, ये प्रेसिडेंट के मन के ऊपर है, तो मन किया तो मध्य प्रदेश का भी वो बना दिए हमको, है ना। तो एक आदमी एक से ज़्यादा स्टेट्स का गवर्नर आराम से बन सकता है, मस्त, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, वो बोलता है, ठीक है। चलिए, तो आदमी आराम से मस्त काम कीजिए, बिंदास रहिए, ठीक है। चलिए, तो एक चीज़ और मेरे को समझाना था आपको, मैं बोल रहा हूँ, कोई नहीं उसको। हाँ, ये जो हम अब बताएं ना कि होम स्टेट्स पर्सन, जिस व्यक्ति का होम स्टेट है, उस स्टेट्स का वो गवर्नर नहीं बन सकता है। ये एक कन्वेंशन है। जैसे कोई पर्सन अगर गवर्नर बनना चाहता है तो क्वालिफिकेशंस क्या है, एक तो वो सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, है ना, यानी भारत के नागरिक होना चाहिए। इधर लिखते हैं ना कि अगर वो कोई पर्सन अगर गवर्नर बनना चाहता है तो क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एक तो सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कि वो 35 ईयर्स कंप्लीट कर लिए होना चाहिए, यानी 35 साल का बंदा होना चाहिए, ठीक है। और 2 कन्वेंशंस हैं, ये 2 प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक। और 2 कन्वेंशंस क्या है, तो 2 कन्वेंशंस है, एक कि जिस स्टेट्स का गवर्नर बनेगा, जैसे बिहार का, मान लीजिए कि कोई गवर्नर बनना चाहता है बिहार के व्यक्ति, तो बिहार का नहीं बन सकता, यानी होम स्टेट्स का गवर्नर नहीं बनता है। क्यों? ताकि लोकल पॉलिटिक्स से फ्री हो, बायसनेस ना हो। इन सभी चीज़ों को देखते हुए जिस
स्टेट से जो पर्सन बिलोंग करता है उस स्टेट्स का जनरली उसको गवर्नर नहीं बनाया जाता है। जनरली माने वो कन्वेंशन है, एक आप बोल सकते हैं कि उस तरीके का प्रैक्टिस शुरू से होता आ रहा है चीज़ें, तो अब एक लॉ के रूप में बन गया। लेकिन ऐसा कोई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजंस नहीं है कि उस स्टेट से नहीं ही होना चाहिए, एक कन्वेंशन है। ठीक है, सहमति बोलिए। एक तो ये हुआ कि यानी होम स्टेट्स का पर्सन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी उसी स्टेट्स का व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिस स्टेट्स का वो गवर्नर बनना चाहता है। दूसरा कि जब भी प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते हैं ना गवर्नर को, तो जिस स्टेट्स के लिए वो गवर्नर को अपॉइंट कर रहे हैं हमारे प्रेसिडेंट, उस स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट करते हैं। यानी मान लीजिए कि बिहार के गवर्नर को अपॉइंट करना है, यानी बिहार के लिए गवर्नर को अपॉइंट करना है हमारे प्रेसिडेंट साहब को। ठीक है, जैसे अभी अपॉइंट आरिफ मोहम्मद साहब को हमारे प्रेसिडेंट साहब ने अपॉइंट किया बिहार के लिए। तो जब अपॉइंट करते हैं ना गवर्नर को, तो उससे पहले क्या होता है कि कंसल्ट कर लेते हैं चीफ मिनिस्टर से, कि डिस्कस कर लेते हैं, बातें कर लेते हैं कि भैया देखो इस व्यक्ति को मैं गवर्नर बना रहा हूँ, तुम अपने हिसाब से बताओ ठीक ठाक है कि नहीं, है ना। उसे क्या होता है कि झंझट कम हो, स्टेट्स का फंक्शन अच्छा से चले, है ना। पता चले कि गवर्नर इधर चीफ मिनिस्टर इधर मुँह करके बैठा हुआ है ना। जैसे एलजी और हमारे केजरीवाल साहब के केस में देखे होइएगा कि हमेशा केजरीवाल बोलता है कि एलजी तो सुनता ही नहीं है, एलजी तो मेरा बात सुनता ही नहीं है। मतलब एलजी तो इस बिल को कंसेंट नहीं दे रहे हैं, तो एलजी को इस बिल को कंसेंट नहीं दे रहा है ना, अड़चन डाल रहा है हमारे काम में। तो ऐसा प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए क्या होता है कि जब भी हमारे प्रेसिडेंट किसी भी गवर्नर को अपॉइंट करते हैं, तो जिस स्टेट्स के लिए अपॉइंट करते हैं वहाँ के प्रेसिडेंट से कंसल्ट करते हैं कि भैया बताओ ये पर्सन को अपॉइंट किया जाए या नहीं किया जाए। ठीक है, अब इतना समझ लिए हम लोग। अब एक चीज़ और समझिए कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट तो हम बता दिए कि आपको प्रेसिडेंट साहब करते हैं। ठीक है, लेकिन इस नतीजा पे पहुंचा कैसे। जैसे जब कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को रखा गया कि गवर्नर के ऑफिस बनाना है हमें, तो कनाडियन मॉडल को हम लोग अडॉप्ट किए, जो अमेरिकन मॉडल है जहाँ पे गवर्नर साहब इलेक्टेड होते हैं, है ना, डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं। तो उस मॉडल को हम लोग ने छोड़ दिया और कनाडियन मॉडल जहाँ पे गवर्नर साहब क्या होते हैं, जो वहाँ के जो गवर्नर जनरल होता है वो अपॉइंट करता है ना, हर स्टेट्स के गवर्नर को अपना अपॉइंट करता है। जैसे हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट यानी हमारी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है किसी भी गवर्नर को। ठीक है, तो जो हमारा ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था ना, तो उसमें क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन में ड्राफ्ट किया गया था कि गवर्नर को डायरेक्ट इलेक्ट किया जाए, डायरेक्ट इलेक्ट किया जाए। लेकिन बाद में कन्वेंशन ऐसा बना कि इनको इलेक्ट नहीं करके अपॉइंट किया जाए, है ना। तो अपॉइंट किया जाना चाहिए, उससे क्या होता है कि प्रॉब्लम्स कम हो जाएगा। जैसे अब मान लीजिए कि डायरेक्ट अगर इलेक्शन होता तो ना तो इनका इलेक्शन ना तो डायरेक्ट होता है ना तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है और ना ही इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, ना तो डायरेक्ट होगा और ना ही इनडायरेक्ट होता है, तो इनको अपॉइंट किया जाता है। तो डायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविज़न आखिरकार रखा क्यों नहीं गया, इसको थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं, समझते हैं। ये आपके एम लक्ष्मीकांत में थोड़ा दिया है, 9-10 पॉइंट दिया है, जिसको थोड़ा हम लोग समझते हैं। ठीक है, अच्छा तरीका बताया उन्होंने, तो ये ज़रूरी है, थोड़ा समझ लीजिएगा, तो इससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो इसका रीज़न हम लोग डिस्कस करते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको इतना चीज़ें समझ में आया होगा गवर्नर के बारे में। ठीक है, थोड़ा डिस्कस करते हैं कि आखिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जितने मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, उन्होंने ये जो थोड़ा
बोर्ड का सिस्टम ख़राब है इसलिए टाइम लग जाता है, कि क्या रीजंस हैं और क्यों ऐसा, है ना, क्यों ऐसा, मतलब कि क्या रीजंस है, क्या कारण है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डायरेक्ट इलेक्शन को एडॉप्ट नहीं किया। ठीक है, यानी अपॉइंटमेंट क्यों चुना, अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी प्रेसिडेंट से अपॉइंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट के तौर पे, यानी अपॉइंटेड एजेंट के तौर पे क्यों चुना, और इनडायरेक्ट इलेक्शन या डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू क्यों नहीं गवर्नर साहब को, क्यों नहीं इलेक्शन में इनको भी कूद का के और इलेक्शन करवा के इनको भी इलेक्ट करवा के अपना ऑफिस में आते, है ना। तो ऐसा क्यों नहीं था। तो एक चीज़ है कि अगर डायरेक्ट इलेक्शन होता ना तो ये इनकम्पिटेबल होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम से। मतलब इनकम्पिटेबल का मतलब क्या होता है कि अनुरूप, अनसुटेबल होगा, है ना। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जिस तरह पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि हमारे जो प्रेसिडेंट साहब होते हैं उनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है। लेकिन मतलब उसको हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको डायरेक्ट इलेक्ट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट साहब को इनडायरेक्ट इलेक्ट होता है, इलेक्शन होता है, और इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू ही वो चुनकर आते हैं ऑफिस में। तो गवर्नर साहब के लिए जैसे अगर यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन या इनडायरेक्ट इलेक्शन कर दिया जाता तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। अगर ये बंदा, एक गवर्नर भाई साहब, अगर ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इलेक्ट होकर आता तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बात ना मानता, मानेगा बात? नहीं मानेगा। ये बोलेगा कि मेरे को भी जनता इलेक्ट करके भेजा है, क्यों मैं बात मानूं भाई। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगा आम तो ये करेगा इमली। हो सकता है, होता क्या है, मतलब जैसे अभी एग्जांपल लीजिए कि जिस भी स्टेट्स का चीफ मिनिस्टर्स होता है वो तो इलेक्टेड होता है, और जब सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी अड़चन डालता है, काम नहीं करने देता है, तो फ्रस्ट्रेट होकर क्या बोलता है कि जनता मुझे इलेक्ट किया है तो मैं नहीं करूँगा तो तुम क्यों करोगे, तुम बीच में क्यों आते हो अड़चन डालने, है ना। तो उसी तरीके का आर्गूमेंट हमारे गवर्नर साहब भी देते कि मुझे इलेक्ट किया है जनता। अगर डायरेक्ट होता तब तो और प्रॉब्लम, इनडायरेक्ट होता फिर भी इनके पास, इनके ऊपर कंट्रोल बनाना सेंट्रल गवर्नमेंट को आसान ना होता। इसलिए तो इनकम्पिटेबल, मतलब एक तो सूटेबल नहीं है पार्लियामेंट्री सिस्टम में कि सेंटर में जिस तरीके से हमारे पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट साहब होते हैं, उसी तरीके यहाँ गवर्नर भी है और प्राइम मिनिस्टर भी है, यहाँ चीफ मिनिस्टर्स भी है। तो प्राइम मिनिस्टर भी इलेक्टेड होते हैं, यहाँ चीफ मिनिस्टर्स भी इलेक्टेड होते हैं। लेकिन सेंटर में क्या होता है कि प्रेसिडेंट साहब इनडायरेक्ट इलेक्ट होते हैं, और अगर गवर्नर साहब को इनडायरेक्ट इलेक्ट कर दिया जाए तो हो सकता है गवर्नर साहब के अंदर ईगो भर जाए, है ना। अगर डायरेक्ट इलेक्शन होगा तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में थोड़ा जिस तरीके से प्रोविजंस रखा गया वो सही नहीं होगा, सूटेबल नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो एक ये लॉजिक हुआ। दूसरा, अगर आप बोल सकते हैं कि क्या यानी इनकम्पिटेबल है ना, एक रीजन आप लिख लीजिए कि अनसूटेबल है, सबसे अच्छा वर्ड लिखिए, अनसूटेबल है विथ पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए कि अगर इस पर्सन का, गवर्नर साहब का, अगर डायरेक्ट इलेक्शन होता तो ये तो किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगर डायरेक्ट इलेक्शन होता तो ये किसी पार्टी से बिलोंग करते, और जब एक तो पहले ये होता कि अगर ये इलेक्ट होकर आते और चीफ मिनिस्टर से भी इलेक्ट होकर आता तो इन दोनों के बीच झगड़ा होता कि मैं भी इलेक्ट होकर आया हूँ और मैं भी इलेक्ट होकर आया हूँ। तो ये दोनों आपस में झगड़ते और बोलते कि मतलब काम करने में क्या होता, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ख़राब हो जाता।
कोई भी व्यक्ति सही से काम नहीं कर पाता है ना। जैसे अभी ही 2 व्यक्ति एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देता है पावर, तो ना तो यही सही से काम कर पाएगा, नहीं यही सही से काम कर पाएगा, और क्या स्टेबिलिटी ख़राब हो जाता है स्टेट्स का। तो इस चक्कर में इनका डायरेक्ट इलेक्शन क्या हुआ, ख़त्म करने का प्रोविजंस के अगेंस्ट में फेवर में एक आर्गूमेंट। ठीक है कि क्या होता है कि चीफ मिनिस्टर्स और गवर्नर के बीच में झगड़ा होता, ठीक है ना, कन्फ्लिक्ट होता। एक ये भी एक पॉइंट है आपका, क्रिएट करता कन्फ्लिक्ट बिटवीन चीफ मिनिस्टर्स एंड गवर्नर के बीच में, एक ये हुआ। दूसरा, अगर इनका डायरेक्ट इलेक्शन होता तो ये किसी पार्टी से बिलोंग करते, अच्छा पार्टी से बिलोंग करते तो क्या होता, अच्छा एक और पॉइंट पहले ही लिख लीजिए है ना, कि क्या होता, कन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, कन्फ्लिक्ट होता है इनके बीच में और सीएम साहब के, तो गवर्नर साहब एंड सीएम साहब। तीसरा पॉइंट कि एक किसी पार्टी से बिलोंग करते तो ये इम्पार्शियल होते है ना, कि सही से डिसीजन नहीं लेता। जैसे अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी से बिलोंग करता है तो ऑटोमेटिक इम्पार्शियल होता है। जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ है ना, एम लक्ष्मीकांत पढ़ा रहा हूँ आपको, और मैं पॉलिटी पढ़ाता हूँ। अगर आप मुझसे पूछिए कि सर पॉलिटी कैसा सब्जेक्ट है, मेरा जवाब क्या होगा ना, पता है ना, बोलूँगा बहुत अच्छा है, क्योंकि इम्पार्शियल होगा। अब जैसे कैसे इम्पार्शियल होगा, एक तो ये होगा कि क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ इसलिए मैं अच्छा अगर बोलूँगा तो तुम मुझसे ही पढ़ लो, ठीक है। और अगर दूसरा, पहला ये हुआ, दूसरा क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ और मैं इसे पढ़ा हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, तो एक ये भी लॉजिक हो सकता है कि हाँ भाई अच्छा है, तो मेरा जवाब इसमें इम्पार्शियल होगा। तो मैं अगर इसमें ना बोलूँ तो सही होगा, ठीक है। तो ये पार्टी से भी बिलोंग करेंगे, अगर किसी पार्टी से बिलोंग करेंगे तो ये क्या होगा, इम्पार्शियल होगा है ना, इम्पार्शियल हेड होगा, नेचुरल नहीं होगा, अच्छे तरीके से डिसीजन नहीं लेगा। अब जैसे 2 पार्टी 3 पार्टी, जैसे किसी भी स्टेट्स में 2-3 पार्टी होता ही है, 2-3 पार्टी, कोई छोट होता है, अपोजिशन होता है ना, कोई गवर्नमेंट बनाता है, कोई अपोजिशन में होता है, और छोटे मोटे पार्टियां सब मिलकर क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में आता है इलेक्ट होकर। अब मान लीजिए इम्पार्शियल होंगे साहब, तो ये जो अलग अलग पार्टियां हैं क्या उनके सही से ये डिसीजन लेंगे है ना, तो इम्पार्शियल होंगे, नेचुरल तरीके से डिसीजन नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो एक आप बोल सकते हैं कि इम्पार्शियल अगर पॉलिटिकल पार्टी से है ना, अगर पार्टी से अगर बिलोंग करते हैं तो, ठीक है। एक पॉइंट और, पॉइंट तो बहुत सारे हैं लेकिन एक पॉइंट और, कि अगर इस साहब का अगर डायरेक्ट इलेक्शन होता, ठीक है, अगर इलेक्शन होता तो चीफ मिनिस्टर साहब क्या चाहते हैं कि मैं किसी ऐसे बंदे को खड़ा करूं जो हमारा नुमाइंदा हो है ना, किसी ऐसे बंदे को खड़ा करूं जो मेरा काम करे, ठीक है, मतलब गवर्नरशिप के लिए वो भी कंटेस्ट करे इलेक्शन। अब क्योंकि इलेक्शन होगा तो इसमें सब व्यक्ति जिसको भी इच्छा होगा वो भी खड़ा हो सकता है ना। तो गवर्नर साहब, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, सीएम साहब भी चाहेंगे कि क्यों ना मैं अपने ऐसे पर्सन को खड़ा करूं जो मेरे फेवर में काम करे, अच्छे तरीके से काम करे, है ना। तो ये भी सही नहीं होता। तो गवर्नरशिप के लिए क्या होगा, हमारे सीएम साहब भी नॉमिनी को चाहेगा कि ये भी किसी भी नॉमिनी को चाहेगा कि मेरा नॉमिनी कंटेस्ट करे इलेक्शन, ठीक है। तो एक ए पॉइंट हो गया, और पॉइंट्स बहुत सारे हैं और थोड़ा बताते हैं आपको कि अब जब एक और पॉइंट है, जैसे डायरेक्ट इलेक्शन होगा तो क्या होगा कि गवर्नर साहब भी और सीएम साहब भी दोनों चाहेंगे कि मैं भी बन जाऊं। अब क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन होगा तो क्या होगा
कि जनता चुनेगी, है ना, और जनता चुनेगी तो अल्टीमेट पावर जिसको जनता चुनती है उसी के हाथ में होता है। जैसे अभी गवर्नर साहब हैं तो ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हैं, इनके पास पावर कुछ है? कुछ नहीं है। वैसे इनके नाम पे सारा काम किया जाता है। इनका काम क्या है? बस हाँ 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 में हाँ मिला देना। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलेगा और चीफ मिनिस्टर्स बोलेगा उनको करना ही पड़ेगा। जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब के पास प्रेसिडेंट साहब के ऊपर कंपलसरी और ऑब्लिगेशन होता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और चीफ प्रधानमंत्री मिलकर बोलेगा वही हमारे प्रेसिडेंट को करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा कोई दूसरा चॉइस नहीं है। उसी तरह स्टेट्स में भी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलेगा वही काम हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स बोलेगा वही काम हमारे गवर्नर को भी करना ही पड़ेगा। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, ठीक है। और बहुत सारे तरीके और रीजन्स हैं इसके वजह से। एक तो लीडरशिप की प्रॉब्लम हो जाती, ठीक है, और दूसरा कि जब जनरल इलेक्शन होता है इनका डायरेक्ट इलेक्शन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू इनको अपॉइंट किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है गवर्नर को, तो पैसा भी लगता है ना, टाइम भी लगता, तो एक ये भी चीज़ है। और कन्फ्लिक्ट तो होता ही है ना। और पर्सनल इशू है गवर्नर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। इसमें इतने सारे वोटर्स को क्यों ही इंडल्ज किया जाए? एक तो ऑलरेडी वोटर्स सीएम के चुनाव में सीएम को चुनने में इंडल्ज हैं, तो फालतू को क्यों, मतलब क्यों? किसी एक ऐसा एग्जीक्यूटिव को हेड बनाओ, हेड ऑफ गवर्नमेंट बनाओ जो सही से काम करे। हमें सबको इलेक्ट ही कर देंगे तो बच ही क्या गया, है ना। तो ये सारे क्या है, पॉइंट्स हैं। ये सारे पॉइंट्स के ऊपर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इनको डायरेक्ट इलेक्ट करने का प्रोविजंस नहीं रखा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। यानी सिंपल मेथड रखा कि भाई आपको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा, जब तक मन करेगा प्रेसिडेंट को तब तक रखेगा, उसके बाद उनका इच्छा किया तो रखा, नहीं तो आपको ख़त्म कर देगा, हटा देगा, ठीक है, ऑफिस से निष्कासित कर देगा। तो ये सारे हम लोग पॉइंट डिस्कस किए, ठीक है। और क्योंकि ज़्यादा हम आपको लिख कर नहीं समझाए हैं, उसका लॉजिक है कि बोर्ड एक तो हिलता है, समझे कि नहीं, बोर्ड को थोड़ा भी टच कीजिएगा तो हिलता है, मिटाने में दिक्कत होता है। तो मैं मिटाने लगूंगा तब तक आप बोर हो जाएंगे तो एक दिक्कत है। दूसरा, टीचर का पर्पस होता है समझाना। लिखा हुआ सारे आपके बुक में है ऑलरेडी, तो छापने की इच्छा हो तो जाइए छापिए वहाँ से, लेकिन मेरा काम है समझाना, आपको चीज़ों को बताना ऐसा हुआ क्यों, ठीक है। ये सारी चीज़ मेरा बोलता है, मेरा फीलिंग बोलता है कि इस तरीके से टीचिंग हो तो अच्छा रहता है। मतलब टीचर के काम थोड़ी ना है कि इस पर लिख दिए सारे पॉइंट, सब पापा 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 पूरा पढ़ दिए, हो गया। मतलब तरीका ठीक है, सबकी अपनी अपनी पढ़ाने की तरीका है, अच्छी बात है। तो हम लोग आगे मिलते हैं, ठीक है, और आपसे डिस्कस करते हैं कि गवर्नर्स के पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, पार्डनिंग पावर, और जो उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स, इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते हैं। और बिल से रिलेटेड जो पावर्स हैं उनके पास, इन सभी चीज़ों का कंडीशंस वगैरह उनके ऑफिस का क्या होता है, इन सभी चीज़ों को हम लोग आने वाले क्लासेस में, वीडियोज़ में या लेक्चर बोलिए, जो भी आपकी इच्छा हो उसमें हम लोग समझेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़िए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, है ना, और इन्जॉय कीजिए। लाइफ मिला है तो इन्जॉय भी करते रहिए, और फिर हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, बाय बाय।